नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है आखिर एक पिता ने ऐसा क्या लिखा अपनी वसीयत में कि बड़े भाई ने छोटे भाई को ही नौकर बना दिया। मीरा ने ज्यों ही रसोई का कचरा डालने के लिए घर के पिछवाड़े का द्वार खोला, सामने एक सुदर्शन युवक को उसी तरफ घूरता पाकर सकपका गई। उसने बिना इधर उधर देखे जल्दी से ढेर पर कचरा डाला और अंदर जाकर तुरंत द्वार बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपनी बढ़ी हुई धड़कनों पर काबू पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है और उसे इस तरह क्यों घूर रहा था। पहले तो कभी उसे वहाँ नहीं देखा। मीरा का उस गांव की निम्न मध्यम वर्गीय कॉलोनी में छोटा सा 2 कमरों का घर था, जो 3 तरफ से ईंटों की चहारदीवारी से घिरा हुआ था। सामने की तरफ कुछ चौड़ी और पक्की सड़क तथा पिछवाड़े कुछ सकरी और कच्ची गली थी। सामने वाला कमरा कुछ बड़ा और दूसरा छोटा, एक सीध में बने हुए थे। आगे और पीछे का आंगन पक्का था और अगल बगल वाली कच्ची जमीन पर नीम का एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। छोटे कमरे से बाहर आंगन में निकलते ही एक तरफ क्रमशः रसोई घर और स्नान घर शौचालय बने हुए थे। आंगन का द्वार कच्ची गली में खुलता था, जिसका उपयोग महिलाएं अक्सर कचरा डालने के लिए ही करती थीं। चूँकि सुबह मुँह अंधेरे ही सफाई होकर कचरा वहाँ से उठ जाता था, तो मीरा जल्दी उठकर सबसे पहले यही काम करती थी, ताकि द्वार के सामने गंदगी न रह जाए। उस कॉलोनी के सभी घर लगभग इसी तरह बने हुए थे। पिछवाड़े का द्वार खोलते ही सामने वाले घरों की कतार का पिछवाड़ा नजर आता था। उसके सामने वाले 2 घरों के बीच की खाली जमीन पर कोई चहारदीवारी नहीं थी, बल्कि मालिकों ने अपना अपना हिस्सा कटीले तारों की बाड़ से घेर रखा था। दाहिनी तरफ वाले घर की श्यामिनी, मीना की अम्मा और मीरा की अम्मा के बीच अच्छी दोस्ती थी। वे अक्सर पिछवाड़े से ही एक दूसरे के यहाँ आना जाना करती थीं। मीना मीरा से कुछ वर्ष बड़ी थी और उसका विवाह हो चुका था, अतः मीरा का उससे अधिक परिचय नहीं था। कभी कभी वो उनके घर अपनी माँ को बुलाने के लिए जाती थी, तो औपचारिक बातचीत हो जाती थी। वो युवक मीरा को उसी घर की तरफ वाले हिस्से की बाड़ के अंदर खड़ा दिखा था। उसने सोचा कोई रिश्तेदार होगा, वो क्यों सर फोड़े, मगर उसका वो घूरना मीरा के मन को विचलित कर रहा था। दूसरे दिन भी जब यही हुआ तो मीरा असमंजस की स्थिति में पहुंच गई। 1 महीना पहले ही तो पास के ही शहर में उसकी सगाई हुई है, कहीं वो बिना बात बदनाम न हो जाए। सोचकर उसने अपना कचरा डालने का समय ही बदल दिया। अब वो रात को ही सारे काम निपटा कर कचरा बाहर डाल देती थी। 2 दिन ठीक से गुजरे। तीसरे दिन जब वो कचरा डालने लगी तो उसने गली के उस तरफ वाली नाली के रास्ते पर एक काले सांप को उसी घर में घुसते देखा। मीरा ने घबरा कर उन्हें सावधान करने के लिए आगे बढ़कर उस घर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जल्दी ही पिछवाड़े की बत्ती जली और द्वार खुला तो मीरा सामने उसी युवक को देखकर हतप्रभ रह गई और घबराहट में सांप भूलकर उल्टे पांव वापस जाने लगी थी कि उस युवक ने उसका रास्ता रोक कर पूछा, तुम मीरा हो ना? अपना नाम उस युवक के मुंह से सुनकर मीरा का कलेजा धड़कने लगा। घबराई आवाज़ में उसने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाते हुए प्रति प्रश्न किया, मगर मैं तो आपको नहीं जानती। आप कौन हैं? मुझे कैसे जानते हैं? और मेरे नाम से आपको क्या लेना है? कहते हुए वो आगे बढ़ने लगी कि युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और चुप रहने का इशारा करते हुए अनुनय के स्वर में कहा, चिल्लाना मत मीरा प्लीज़, मैं श्याम हूँ, तुम्हारा मंगेतर। यहाँ अपनी भाभी को लिवाने आया हूँ। उसी ने मुझे कल तुम्हारे इसी द्वार से बाहर निकलते समय तुम्हारी तरफ इशारा करके यह बात बताई थी। वैसे तो भाभी को लेने भाई साहब ही आते हैं, मगर इस बार जानबूझकर मुझे भेजा ताकि मैं अपनी होने वाली दुल्हन को देख सकूं। हाय राम, आप यहाँ, मुझे जाने दीजिए, कोई देख लेगा। इस अंधेरे में गली में कोई नहीं झांकेगा और घर में भी इत्तेफाक से अभी कोई नहीं है। कहते हुए उसने मीरा का हाथ चूम लिया। हाय राम, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए प्लीज़। यह हाय राम की रट क्यों लगा रखी है? मेरा नाम श्याम है। हाय श्याम कहो तो छोड़ दूंगा। हाय राम, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? फिर वही राम, मैं कहता हूँ ना, जब तक श्याम नहीं कहोगी जाने नहीं दूंगा। अच्छा श्याम, अब जाने दो, मुझे न देखकर अम्मा बाहर आ जाएंगी। मीरा का हाथ थर थर कांपने लगा था। मीरा, परसों शाम तक मैं वापस चला जाऊंगा। यह तो इत्तेफाक ही है कि तुम यहाँ आ गई और मुझ खुशनसीब को यह अवसर मिल गया। कल सुबह तुम अपने उसी समय पर कचरा डालने के लिए बाहर निकलना, मैं तुम्हें वहीं खड़ा मिलूंगा।
तार की बाड़ के पास पत्थर में लिपटा हुआ कागज़ का पुर्जा होगा, तुम उठा लेना और पढ़कर जवाब लिखकर उसी तरीके से वहीं रख देना। मेरी नज़र इसी तरफ ही लगी रहेगी। मगर मैं यह पूछना तो भूल ही गया, तुम यहाँ किस प्रयोजन से आई थी? वो इस तरफ सांप घुसा था। अरे न जाने कहाँ चला गया होगा। अच्छा उसे तो मैंने ही तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहकर हंसते हुए श्याम ने फिर से उसका हाथ चूम लिया। मीरा का रोम रोम पुलक और सियरन से भर गया। वो हाथ छुड़ाकर तेजी से अपने घर में घुस गई। रात भर वो अपने हाथ को बार बार सहलाती, चूमती और मन ही मन बुदबुदाती रही। कितना सुदर्शन और सुंदर है श्याम, मेरा श्याम, और मैं उसकी मीरा। कितना सुखद एहसास। काश वे पल वहीं ठहर जाते। नींद तो अब श्याम ने चुरा ही ली थी। सुबह के इंतजार में करवटें बदलती रही। मुंह अंधेरे उठकर मीरा ने जल्दी जल्दी कुछ कचरा इकट्ठा किया, क्योंकि कल वाला तो रात में ही बाहर डाल चुकी थी। जैसे ही द्वार खोला श्याम को वहीं खड़े पाया। श्याम ने हवाई चुम्बन उछाला तो उसने शर्मा कर पलकें झुका ली। कनखियों से देखा। श्याम ने पत्थर में लिपटा हुआ कागज तार की बाट से बाहर सरका दिया और अंदर चला गया। मीरा ने इधर उधर देखा और टहलते हुए वो पत्थर उठाकर वापस अंदर आकर जल्दी से पत्थर से कागज अलग करके छिपा लिया। अब बारी थी पत्र पढ़ने की और उत्तर लिखने की, तो इसके लिए भला बाथरूम से सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है। मीरा कोरा कागज और लेखनी हाथ में दबाकर इधर उधर देखती हुई बाथरूम में बंद हो गई। जल्दी जल्दी एक ही सांस में पूरा पत्र पढ़ लिया। प्यारी मीरा, बहुत प्यार। मैं जैसा तुम्हें बता चुका हूँ, परसों शाम तक यहाँ से चला जाऊँगा, मगर जाने से पहले एक बार पुनः तुम्हारा हाथ चूमना और जी भरकर सानिध्य महसूस करना चाहता हूँ। फिर तो विवाह होने तक पत्रों से ही जी बहलाना पड़ेगा। यह गांव तुम्हारा जाना पहचाना है और तुम बाहर के कार्यों के लिए भी घर से निकलती ही हो, तो कल दिन में कोई ऐसा स्थान तय करके बताना जहां हमें पहचाने जाने का कोई डर न हो। बाकी बातें मिलकर ही होंगी। सिर्फ तुम्हारा श्याम, यानी अपनी लैला का मजनू। पत्र पढ़ते पढ़ते मीरा के पूरे बदन में अजीब सी खुशनुमा खुमारी छाने लगी थी। उसने उत्तर लिखना शुरू किया। मेरे श्याम, यह नहीं हो सकता। जिस गांव समाज के बुजुर्ग बच्चों की सगाई भी लड़के लड़की की अनुपस्थिति में बिना उनकी स्वीकृति के लिए कर देते हों, उस समाज में इतने खुलेपन की उम्मीद तो की नहीं जा सकती, और हमारा चोरी छिपे मिलना भी उचित नहीं। मन की मान कर मिले तो भी तुम इस छोटे से शहर में नए हो, तुम्हें तो कोई नहीं पहचान पाएगा, मगर मैं कहीं भी आसानी से पहचान ली जाऊंगी। अतः अभी मिलने और प्यार जताने की उम्मीद छोड़ दो। सिर्फ 6 महीने की ही तो बात है, तब तक इंतजार ही करना होगा। यह पत्र भी छिपकर लिख रही हूँ ताकि किसी का उलाहना न सुनना पड़े। और हाँ, तुम हमारे प्यार की तुलना लैला मजनू अथवा अन्य किसी अन्य ऐतिहासिक प्रसिद्ध प्रेमी युगल से कभी मत करना। यह तो तुम जानते ही हो श्याम की जिन प्रेम कहानियों को दुनिया प्यार का प्रतीक मानती चली आई है, उनमें से अधिकांश के नायक नायिका प्रेम की परिणति यानी परिणय सूत्र में बढ़ने से पहले ही जुदाई का जहर पीने को मजबूर कर दिए गए हैं। विवाहोपरांत उनका जीवन कैसा होता यह कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारी कहानी परिणय से शुरू होकर प्रेम की परिणति तक पहुँचेगी, और हमारी प्रेम कहानी में जुदाई का कोई अध्याय नहीं होगा। यह मीरा अपने श्याम से जुदा होने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ जीने मरने के लिए जन्मी है। 6 महीने बीतते देर कहाँ लगती है। मीरा ने श्याम को तो तसल्ली दे दी, मगर उसके लिए ये 6 महीने 6 युगों से कम न थे। जैसे तैसे समय बंजारे ने उसे श्याम से मिलन तक के पलों तक पहुँचा ही दिया, और फिर मीरा श्याम की दिल दुनिया आबाद करने दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। परिवार में श्याम और उसके अलावा जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। सास ससुर 6 वर्ष पहले ही एक एक करके काल कवलित हो चुके थे। वे किराने के थोक व्यापारी थे। शहर में उनकी छोटी सी दुकान थी, मगर इतनी कमाई हो जाती थी कि गुजर बसर आसानी से हो सके। जेठानी मीना उसकी पूर्व परिचित थी, अतः मीरा को परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। मीना को वो मायके के रिश्ते से दीदी कहकर ही संबोधित करती थी। मीरा यह तो जानती थी कि जोड़े ऊपर से ही बनकर आते हैं, मगर मिलन का माध्यम तो धरतीवासी ही बनते हैं। अतः वो जेठ जेठानी का अपने ऊपर उपकार मानती थी कि उन्होंने बिना दहेज के श्याम के लिए उसे पसंद किया था। मीरा के माँ पिता भी इतनी आसानी से जाने पहचाने माध्यम से बेटी के लिए बराबरी का वर घर पाकर निश्चिंत हो गए थे। दुकान का लेन देन और रुपयों का हिसाब किताब जेठ जी जयंत रखते थे, तो घर खर्च की बागडोर जेठानी मीना के हाथ में थी।
शीघ्र ही मीना बड़ी सफाई से मीरा के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाकर घर के सारे कार्य उसके माथे पर डालती गई। 2 बच्चों में व्यस्त रहने का दिखावा करती और दिन भर मीरा को आदेश देती रहती। मीरा भी नासमझ तो थी नहीं, कुछ समय प्यार की मार सहती रही, मगर जब वो गर्भवती हुई तो उसे कुछ आराम करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। उन दिनों मध्यम वर्गीय घरों में घर के सारे काम महिलाओं को ही करने होते थे। काम वालियाँ रखने का न तो रिवाज था न ही हैसियत। अतः एक दिन उसने मीना से कहा कि दीदी, मुझसे अब घर के सारे कार्य नहीं होते, आप कुछ सहायता कर दिया करें तो मेरा शरीर अब कुछ आराम भी चाहता है। मीरा का इस तरह सामने बोलने से मीना को अपना अपमान महसूस हुआ। तुरंत बोली, मीरा, मैं भी लंबे समय से इस घर को संभाल रही हूँ, अब मुझे आराम करने का पूरा अधिकार है। मैंने तुम्हें मेहनती और समझदार मानकर ही अपनी देवरानी बनाया। क्या मैंने 2 बच्चों को जन्म नहीं दिया? घर के कार्य तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। मीरा समझ गई कि मीना को देवरानी के रूप में नौकरानी चाहिए थी, इसी कारण उसने उसे पसंद किया था, मगर वो भी अपना अधिकार हासिल करना बखूबी जानती थी। इस तरह शोषण कब तक सहती? रात में श्याम से इस बात का जिक्र किया तो श्याम भी चिंतित हो उठा, पर घरेलू मामले में सीधे हस्तक्षेप तो कर नहीं सकता था, तो मीरा से कह दिया कि उससे जितना बने करके बाकी छोड़ दिया करो। और मीरा ने दूसरे ही दिन बगावत का बिगुल बजा दिया। रसोई के काम आधे अधूरे छोड़कर आराम करने अपने कमरे में चली गई। मीना को भला यह बात कैसे हजम होती? बात जयंत के कानों तक पहुंची तो उसने श्याम को बुलाकर ऊंची आवाज में कहा, देखो श्याम, मीरा का इस तरह का व्यवहार एकदम अनुचित है। उसे यहाँ रहना है तो घर के कार्य करने ही पड़ेंगे। आखिर मीना ने भी बरसों इस घर को संभाला है, तुम्हारी परवरिश की है, अब उसका आराम करने का पूरा अधिकार है। श्याम को भाई की 2 टूक बात नहीं सुहाई, मगर वो मजबूर था। अगर गुस्से में अलग होने की बात कहेगा तो भाई साहब उसे खाली हाथ बाहर कर देंगे, क्योंकि पिताजी की वसीयत के अनुसार उनके बाद उनकी संपत्ति यानी दुकान और मकान में दोनों भाई बराबरी के साझेदार हैं। मगर यदि कोई भाई अलग होना चाहे तो उसे संपत्ति से वंचित होकर खाली हाथ घर छोड़ना पड़ेगा। वे चाहते थे कि दोनों भाई एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए आजीवन जुड़े रहें। श्याम अब जान गया था कि उनकी स्थिति घर में नौकरों जैसी हो चुकी है। आज वो पछता रहा था कि भाई के कहने में आकर उसने अपनी पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ दी। वो स्वयं तो सारे कष्ट झेल लेता, मगर मीरा पर अत्याचार होते वो नहीं देख सकता था। आखिर बहुत सोच विचार कर उसने मीरा को प्रसव होने तक मायके भेजने का मन बनाया और भाई से इसके लिए अनुमति मांगी। जयंत ने एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ अपनी स्वीकृति दे दी और श्याम ने मीरा को भारी मन से प्रतिदिन पत्र लिखने और सप्ताहांत में मिलते आने रहने के वादे के साथ उसे मायके भेज दिया। और यहीं से उनके दर्द की दास्तान शुरू हो गई। मीरा प्रतिदिन नया सवेरा होते ही श्याम को पत्र लिखती और स्वयं डाक खाने जाकर लेटर बॉक्स में डाल कर आती और श्याम का उत्तर मिलने का इंतजार करती। मगर 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी उसका कोई पत्र न पाकर उसका मन विचलित होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्याम उसे इस तरह क्यों तड़पा रहा है। फिर सोचा सप्ताहांत में मिलने आएंगे तो जी भरकर शिकायत करेगी, मगर 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी श्याम न आया और न ही उसका पत्र। अब मीरा करे तो क्या करे? तरह तरह की आकांक्षाओं से उसका मन बिधने लगा। उसकी माँ उसे होने वाले बच्चे का वास्ता देकर उसे खुश रहने की नसीहत देती, मगर मीरा की दशा बावलों जैसी हो गई थी। उसे तन बदन और खाने पीने की कोई सुध नहीं रहती। उसे लगता कि नियति ने उन्हें भी बिछुड़ने के लिए ही मिलाया था। क्या परिणय के बाद भी उनका प्रेम खंडित हो जाएगा? यह सोचकर उसके मन में निराशा घर करने लगती और जीवन से मुक्त होने के विचार आते, पर अपने पेट में अपने प्यार की निशानी पलती देखकर उन विचारों को झटक देती। इधर श्याम की दशा भी उससे अलग न थी। वो भी मीरा के पत्र न पाकर दीवानों जैसी स्थिति में पहुंच चुका था। उन दिनों टेलीफोन देश में तो आ चुका था, मगर बहुत रईस लोगों के घर में ही होता था। श्याम आखिर मीरा का हाल चाल कैसे जाने? एक बार जयंत से ससुराल जाने की बात की तो उसने बिफर कर कहा, कान खोलकर सुन लो श्याम, अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें दूसरा विवाह करना पड़ेगा। तुम्हारी भाभी तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती और उस विद्रोही लड़की मीरा को मैं इस घर में नहीं देखना चाहता। मैंने अपने एक मित्र दुर्गादास की लड़की रजनी से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। वे आर्थिक रूप से हमारी हैसियत के ही हैं
और रजनी सुंदर होने के साथ ही विनम्र और मेहनती भी है। तुम्हारे पास सोचने के लिए 2 महीने हैं। सुनकर श्याम को तो जैसे काट मार गया। भाई साहब इस हद तक गिर सकते हैं, इस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसे आगे कदम बढ़ाने के लिए कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। उसके लिए मीरा से दूर रहना असंभव था। दूसरे विवाह का तो सवाल ही नहीं उठता था। घर छोड़कर खाली हाथ कहाँ जाएगा। उसे अपने स्वर्गवासी पिता पर भी बहुत क्रोध आया कि ऐसी वसीयत लिखते समय उन्हें यह विचार क्यों नहीं आया कि भाई साहब उसे धोखा भी दे सकते हैं। ऐसे में उसे स्कूल के दिनों के एकमात्र हमदर्द मित्र अर्जुन की याद आ गई। उनके विचार आपस में बहुत मिलते थे। अर्जुन कक्षाओं में अपनी तिकड़मबाजी से वो छात्रों की हर समस्या का समाधान पलों में खोज लेता था। श्याम की उसने बहुत सहायता की थी। कभी कभी पढ़ाई के सिलसिले में दोनों का एक दूसरे के घर जाना भी हो जाता था। मगर पिताजी के अक्सर बीमार रहने के कारण जयंत ने 8वीं पास करने के बाद श्याम की पढ़ाई छुड़वा कर सहयोग के लिए दुकान में लगा दिया था। वो अर्जुन से भी गैर जाति का होने के कारण खार खाता था। श्याम से उसकी मित्रता उसे शुरू से ही पसंद नहीं थी, अतः पढ़ाई छूटते ही उसकी अर्जुन से हमेशा के लिए दूरी बन गई थी। श्याम ने एक बार फिर अपनी समस्या के समाधान के लिए अर्जुन से चुपचाप मिलने का मन बनाया और दुकान की छुट्टी के दिन उसके घर जाकर सारी कहानी सुनाकर अपनी समस्या उसके सामने रखी तो अर्जुन की बाँछें खिल गई। वो चहक कर बोल उठा, श्याम तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो तो मेरी प्रेमिका है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसके घर वालों को जब हमारे प्रेम के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। उनको मेरी जाति पर ऐतराज़ था। उसके बाद हम मिल नहीं पाए, न ही उसका कोई समाचार मिला। उसके घर वाले शायद इसी वजह से तुम्हारे बारे में सब जानते हुए भी उसका विवाह करने को तैयार होंगे। मैं स्वयं उसके लिए परेशान हूँ। हम दोनों की समस्या एक ही है दोस्त। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। रजनी से विवाह तुम्हें दिखावे के लिए करना होगा। बस किसी तरह एक बार उससे मिलकर सारी बातें बताकर इसके लिए तैयार करना। मैं अभी उससे न तो मिल सकता हूँ न ही उसके घर जा सकता हूँ, मगर विवाह के बाद तुम्हारे घर पर तीनों मिलकर आगे की योजना बनाएंगे। मेरे वहाँ छिप कर आने की युक्ति तुम्हें सोचनी होगी ताकि किसी को हमारी योजना की भनक भी न लगे। श्याम ने सोचा भी न था कि उसकी समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाएगी, मगर उसके मन में यह शंका भी थी कि क्या ऐसा करना शास्त्र सम्मत होगा। अर्जुन के कहने पर उसने कहा, मैं जानता हूँ मित्र, मगर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। यह तो तुम जानते हो कि 7 फेरों के सिवा विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। हाँ तो बस वही कि जब तुम साम दाम और भेद नीति में सफल नहीं हुए तो अब तुम्हें दंड नीति अपनानी होगी, यानी तुम्हें विवाह का केवल अभिनय करना है। ठीक फेरों के समय रजनी बेहोश होने का नाटक करेगी और तुम्हारे भाई और रजनी के पिता किसी भी तरह विवाह रोकने न देंगे और उसी हालत में एक तरफा मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न हो जाएगा, जो शास्त्रों के अनुसार अधूरा ही माना जाएगा। यह बात तो तुमने 16 आने सत्य कही अर्जुन। मैं आज ही रजनी से मिलने के लिए भाई साहब से बात करूंगा। उसी दिन श्याम ने जयंत से एक बार रजनी से मिलने की अनुमति मांगी। वो अपनी बात बनती देख इसके लिए सहर्ष तैयार हो गया और दुर्गादास से कहकर एक मंदिर में उनके मिलने की व्यवस्था करवा दी। श्याम ने रजनी को संक्षेप में सारी बातें समझा कर कहा, हम विवाह के बाद सबके सामने पति पत्नी होने का अभिनय करेंगे और कमरे में भाई बहन की तरह रहकर परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करेंगे। रजनी तो अर्जुन के अलावा कहीं भी विवाह होने पर जान देने की योजना मन ही मन बना चुकी थी। अब अचानक खुशियों का खजाना अपनी झोली में गिरते देख खुशी से खिल उठी। वो अपना प्यार पाने के लिए या अभिनय करने के लिए सहर्ष तैयार हो गई। 2 माह में ही उनका अपूर्ण विवाह उनकी सोची हुई युक्ति से संपन्न हो गया, जो उनके पवित्र उद्देश्य की पूर्णता की साक्षी थी। श्याम का मकान 2 मंजिला था। नीचे बैठक और रसोई घर था तथा बीचों बीच ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी, जो दोनों भाइयों के कमरे को विभाजित करती थी। उसके कमरे की बालकनी से पिछवाड़े की गली दिखाई देती थी, जो अक्सर सुनसान ही रहती थी। विवाह होने के 2 दिन बाद ही अर्जुन ने दुकान पर श्याम से मिलकर उसके घर आने के बारे में बात की। श्याम ने कहा कि वो देर रात के पिछवाड़े की गली में उसके घर तक आए। वो बालकनी से रस्सी बांधकर लटका देगा और वो चढ़कर ऊपर पहुंच जाएगा। किसी को कानों कान खबर भी न होगी। और उसी रात श्याम के कमरे में 2 बिछड़े प्रेमी आमने सामने खड़े मौन भाषा में अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे।
सारी रात आगे की योजना पर विचार विमर्श होता रहा। जब श्याम ने बताया कि इतवार को दुकान बंद होने के कारण सभी देर तक सोते रहते हैं, तो तय हुआ कि हर शनिवार की रात गांव जाने वाली आखिरी बस से वो इसी रास्ते से मीरा के पास जाकर सुबह पहली बस से वापस आया करेगा। तब तक अर्जुन अपनी मर्यादा का पालन करते हुए रजनी के पास रहेगा। वो स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब अच्छी सी नौकरी के लिए आवेदन और प्रशिक्षण में लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता था। तब तक यही क्रम जारी रहेगा। उसकी नौकरी लगते ही वो रजनी से कोर्ट मैरिज कर लेगा और किसी भी तरीके से रुपयों का इंतजाम करके श्याम के लिए उसके ससुराल के गांव में ही दुकान खुलवा देगा, ताकि वो भाई से अलग रहकर अपना पुश्तैनी कार्य शुरू कर सके। पैसों की बात सुनते ही रजनी बोल पड़ी, मेरे पास जो जेवर है ये सभी मैं श्याम भैया के नाम करती हूँ। श्याम के विरोध करने पर उसने कहा, विधाता ने शायद सोच समझ कर ही हमको एक दूसरे से मिलाया है भैया, करता तो वही एक है, मगर जब मिलन यज्ञ हमारे द्वारा भौतिक साधनों और सहयोग के आदान प्रदान से संभव है तो मैं ही इसमें आहुति अवश्य दूंगी। कुदरत ने मेरा सबसे कीमती जेवर मुझे वापस किया है तो उसके आगे ये सब तुच्छ हैं। अगर हम में से एक ने भी अपने साथी से जुदा होकर अपनी जान दी होती तो बाकी 3 जीवन भी मटिया मेट हो जाते। मगर बहन, कोर्ट मैरिज से पहले तुम्हें मेरे साथ गांव चलना पड़ेगा, जहां से मैं विधिवत तुम्हारा कन्यादान करके अर्जुन के साथ विदा करूंगा। श्याम ने भावुक होते हुए कहा। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। 1 वर्ष का समय उन चारों के सब्र का इम्तिहान लेते हुए गुजर गया। उस दिन रात को 12 बजे जब सब गहरी नींद में सोए थे, मीरा के घर के मुख्य द्वार पर दस्तक हुई। आगे के कमरे में मीरा ही सोती थी। वो घबराकर सोचने लगी, इस समय कौन आ सकता है। सब गहरी नींद सोए थे तो उसने किसी को नहीं उठाया और डरते डरते द्वार की दरार से झांका तो स्पष्ट सा एक साया दिखाई दिया। उसने पूछा, कौन है बाहर? मैं श्याम हूँ, मेरा द्वार खोलो। मीरा की आवाज़ पहचान कर श्याम ने कहा। श्याम तो मीरा की नस नस में समाया हुआ था। उसने श्याम की आवाज़ पहचान कर तुरंत द्वार खोल दिया और हर्ष मिश्रित आश्चर्य से उसे देखती रह गई। श्याम ने उसे गले लगाकर प्यार किया और घर वालों को उस समय न उठाने के लिए कहा। फिर अपनी सारी कहानी विस्तार से उसे कह सुनाई। उन्हें एक दूसरे के पत्र न मिलने का कारण भी समझ में आ गया कि जयंत की डाकिये से मिली भगत होगी। मीरा तो खुशी में दीवानी हुए जा रही थी। 3-4 घंटे किस तरह गुजर गए पता ही न चला। श्याम ने हर सप्ताह इसी तरह आते रहने का वादा करके विदा ली और वापस चला गया। घर में श्याम के आने की किसी को भनक भी न लगी, पर सुबह होते ही मीरा ने खुशी से झूमते हुए माँ को सारी बात बता दी। माँ ने उसे गले लगा कर कहा, बेटा, मेरा मन कहता था कि श्याम जरूर आएगा। प्यार अगर सच्चा है तो कुदरत भी उन जोड़ों के लिए सदैव हो जाती है। समय गुजरता रहा। निश्चित तिथि पर मीरा ने सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। मीरा के चेहरे पर इस समय श्याम की अनुपस्थिति से उदासी छाई हुई थी। उसने तय किया कि बिटिया का नामकरण श्याम की उपस्थिति में ही होगा। सप्ताहांत में श्याम के आने पर आधी रात को बेटी को उन्होंने अपने नामों के प्रथम अक्षर को मिलाकर मीसा नाम दिया। उधर रजनी ने अपनी जी तोड़ मेहनत से मीना का दिल जीत लिया था और अपना प्रेम पाने के लिए कर्मरत योगी की तरह अपनी भूमिका निभा रही थी। 1 वर्ष का समय उन चारों के सब्र का इम्तिहान लेते हुए गुजर गया। उस दिन रविवार को जब जयंत और मीना सोकर उठे तो नियमानुसार रजनी को रसोई में न देखकर मीना को आश्चर्य हुआ। चूल्हा अभी तक नहीं जला था, न ही बच्चों के दूध नाश्ते की कोई तैयारी हुई थी। उसने भुनभुनाते हुए रजनी के कमरे तक जाकर बाहर से ही आवाज़ लगाई तो कोई जवाब न पाकर गुस्से में दरवाज़ा ठोका तो वो खुल गया और मीना गिरते गिरते बची। मगर कमरा खाली देखकर वो हैरान रह गई और घबरा कर जोर से जयंत को आवाज़ देने लगी। जयंत तुरंत वहां पहुंचा तो वो भी विस्मित रह गया। अंदर जाकर खिड़की का पर्दा हटाया तो उसे बालकनी से बंधी गांठें लगी हुई रस्सी लटकती दिखाई दी। अभी वो इस पहेली का हल खोज ही रहा था कि मीना ने बिस्तर पर तकिए के नीचे से एक पत्र निकालकर उसके हाथ में दे दिया। लिखा था, आदरणीय भाई साहब, मैं रजनी बहन के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए अपनी मीरा के पास जा रहा हूँ। तुम इसे मेरा पलायन न समझना। मैं चाहता तो किसी भी तरीके से अपना अधिकार ले सकता था, मगर मैं अपने स्वर्गवासी सम्मानित माँ पिता द्वारा की गई वसीयत को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने हम दोनों को प्यार में बांधने के लिए वो वसीयत बनाई थी। उन्हें क्या पता था कि एक भाई दूसरे भाई को अपने चालाकी से नौकर बना देगा।
मैं चाहता तो आपका जवाब भी दे सकता था, लेकिन जिस प्यार के लिए पिता ने ऐसी वसीयत बनाई उसी प्यार को मैं अपमानित नहीं करना चाहता था, और न ही चाहता था कि रजनी बहन को उसके प्यार तक पहुंचाने में कोई व्यवधान उपस्थित करे। आपने एक परिणीता को पति से जुदा करने का जो अपराध किया है उसका दंड कुदरत आपको अवश्य देगी। आपका नालायक भाई श्याम। जयंत की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। आज वो सारी प्रॉपर्टी लेकर भी खुद को भिखारी महसूस कर रहा था और श्याम अपने मीरा के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।